एक हवा बनाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमती शख्सियात ने इसको उठाया, हुकूमती मीडिया ने इसको उठाया। मैंने भी इसको रिपोर्ट किया कि शायद वाकई मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब ने इसी नुक्ते के पेश नज़र थोड़ा सा अपना लॉन्ग मार्च आगे किया है और उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लॉन्ग मार्च को आगे ले जाना, कुछ बड़े फैसलों को पहले होने देना और फिर चीज़ों को आगे लेकर जाना, ये बहुत ज़रूरी था इमरान खान साहब के लिए, वरना फिर टेंशन क्रिएट हो जानी थी पाकिस्तान में, और टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी। जो हो जाए इस मुल्क में हो जाए, लेकिन टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी, क्योंकि टेंशन हो गई तो पाकिस्तान जहाँ से चला था ना वहीं आके दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो टेंशन नहीं होने देनी आपने, और उसी से बचने की कोशिश की गई है। अब लोग खुश हैं और उनको लग रहा है कि टेंशन क्रिएट नहीं होगी, कोई अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान में। मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब का दौरा अब कहा जा रहा है कि मुलतवी हो गया है, लेकिन अब किया क्या जाएगा ज़रा ये गौर कीजिएगा। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने गालिबन इसके ऊपर एक कार्रवाई डाली भी है, और मैंने थोड़े दिन पहले बता दिया था कि कार्रवाई डलेगी क्या। कहेंगे कि देखें, जब पिछली मरतबा चीन का सदर आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया, देखिए इस मरतबा सऊदी अरब का बादशाह आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की किस्मत जब बदलेगा, पाकिस्तानी बदलेगा, हम बदलेंगे। कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, किसी मुल्क का सदर पाकिस्तान की किस्मत को नहीं बदल सकता। तो जनाब नहीं आ रहे मोहम्मद बिन सलमान साहब। और दूसरी जो एक बड़ी खबर है, जो बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी मायूस कुन खबर है, वो खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। यानी पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया, वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। उस केस के अंदर 2 नंबरी करने पर, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान के वजीर आजम को जुर्माना हो रहा है, वजीर आजम के दामाद को भी हो रहा है। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड, लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है शहबाज शरीफ को और अली इमरान को, उनके दामाद को। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आजम होगा। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आपने डील करके कुछ ना करके केसों से निकलवा दिया, यहां पे NRO 2 मुकम्मल करवा दिया, यहां पे नैब के दांत तोड़ दिए, यहां पे सारे कवानीन बदल दिए। तो यहां पे तो आपने अपने चहीते को बचा लिया और उसने भी दिखाया कि पॉलिश में कमाल महारत हासिल है। लेकिन इस शख्स को बरतानवी अदालत से पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को रुसवा और जलील करने के लिए आपने बरतानिया के जजेस को क्यों नहीं कहा और वहां की अदालत के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला ताकि शहबाज शरीफ वहां पे सुरखरू हो सकते? ऐसा क्यों नहीं किया गया? यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। यानी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना जरूरी था, अब अगर बैठ गए हैं तो ये जुर्माना अदा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अपील में जाएं, कुछ करें, कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन जुर्माना जमा नहीं करवाना चाहिए उस अदालत के अंदर। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स पाकिस्तान का, एक एटमी मुल्क का, 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, लोगों को खरीद कर, पैसा खर्च करके, धौंस से, धमकी से, फ्रॉड से, जैसे भी आकर वो बैठा शब खून मार के। लेकिन इस वक्त दुनिया की नज़र में वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं, बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और मैं इनको अब सबूत नहीं दे पा रहा, इस बुनियाद पे मुझे अब यहां पे जुर्माना हो गया और जुर्माना मुझे जमा करवाना पड़ेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। एक और
खबर है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। पहले तो देखें आप, जियो न्यूज़ ने इसके ऊपर एक खबर छापी है, वहां से शुरू करते हैं। तो पहले आप ये खबर देख लें जो जियो न्यूज़ ने छापी है। खबर यह है कि सबसे सीनियर अफसर को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में अहम फैसला हो गया है। अब ज़रा मैं आपको सीनियरिटी की जो दो लिस्टें हैं इस वक्त, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपको एक वाकया सुनाता हूं, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। सीनियर इस वक्त जो लिखा जा रहा है वो 6 लोगों को लिखा जा रहा है। नॉर्मली 3-4 लोगों में से 5 लोगों में से चॉइस हो जाती है। जो सबसे सीनियर ऑफिसर इस वक्त लिखा जा रहा है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे जनरल साहिर शमशाद, तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर जनरल नोमान महमूद, 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद, 6ठे नंबर पर जनरल मोहम्मद आमिर। एक लिस्ट ये है। मैंने ये लिस्ट गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गालिबन इस पे मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि पाकिस्तान का आने वाला आर्मी चीफ कौन होगा। उस वीलॉग के बाद मुझे बहुत ताकतवर लोगों ने रब्ता किया और मुझे बहुत रिक्वेस्ट की और ये कहा कि आपने ये खबर कहाँ से ली है। तो मैंने उनको अपने सोर्सेज बताए, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद उन सोर्सेज से हमने ये खबर डिलीट करवा दी है, आप मेहरबानी करें इसको अनलिस्ट कर दें। मैंने कहा जी क्यों कर दें? तो उस पर उनका एतराज़ ये था कि जनरल आसिम मुनीर पहले रिटायर हो जाएंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से, तो इसलिए ये आर्मी चीफ नहीं बन सकते। ये उस वक्त मुझे सीनियर जो लोग थे, ताकतवर लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि जो पहले नंबर पे आप बता रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये 2 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से, तो आपकी सीनियरिटी लिस्ट गलत है। तो मैंने कहा जी मैं ठीक कर देता हूँ। कहते जी बस छोड़ें, आप इसको अनलिस्ट कर दें, अब आपकी मेहरबानी, बड़ी रिक्वेस्ट की तो फिर मैंने उसको अनलिस्ट कर दिया। अब एक अगर उस प्रायोरिटी लिस्ट पे आप देखें तो फिर पहले नंबर पे जनरल साहिर शमशाद आते हैं और 5वें नंबर पर जनरल मोहम्मद आमिर आते हैं। लेकिन अगर आप ये जो नई लिस्ट है जिसके मुताबिक अब जनरल आसिम मुनीर भी शामिल है, या जो मैंने पहले एक वीलॉग में कहा था उसको देखें तो पहले नंबर पे जनरल आसिम मुनीर आते हैं और 6ठे नंबर पे जनरल मोहम्मद आमिर आते हैं। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें मौजूद हैं। अब जियो की खबर को अगर आप देखें और नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आप ख्वाहिश को देखें तो फिर सबसे सीनियर ऑफिसर ये वाली लिस्ट के मुताबिक है। लेकिन अगर आप देखें उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो मेरे से रब्ता कर रहे थे उनके मुताबिक, तो फिर सबसे सीनियर जो हैं वो जनरल साहिर शमशाद हैं। अभी आज कुछ लोगों ने ट्वीट करके कहा कि जनरल नोमान महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं। बहरहाल इसमें सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की है, वही ख्वाहिश जो है जियो भी बयान करता रहता है। एक ख्वाहिश मरीम नवाज की है, मरीम नवाज तो नाम भी ले चुकी हैं जनरल आसिम मुनीर साहब का। फिर एक ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी साहब की है। फिर कुछ एस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी चीज़ें और रिकमेंडेशंस होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें तो क्लैरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि नवाज शरीफ साहब ने आज से पहले जब जब फैसला किया या जब जब नवाज शरीफ साहब को इस फैसले का मौका दिया गया तब तब कोई ना कोई मसला पैदा हुआ है, और किसी के लिए हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब के लिए ज़रूर मसला पैदा हुआ है। तो क्या दोबारा से एक मसला पैदा होगा पाकिस्तान में? और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी भी है लोगों में कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर अदालत में वो इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें उसको ढूंढ रही हैं, वो शख्स लंदन में बैठा है और पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती के फैसले में उससे मुशावरत की जा रही है। और पाकिस्तान का वज़ीर दिफा बरमला ये कह रहा है कि जी बिल्कुल हम उससे मुशावरत कर रहे हैं। तो उस शख्स की मुशावरत के ऊपर भी एक बड़ी बदएतमादी है और पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर बड़ी गम गुस्सा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को इस पर तशवीश है कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आदमी, वो एक पीएन को नहीं लगा सकता कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, वो शख्स जो है वो इतनी बड़ी तैनाती के अंदर मशवरे दे रहा है जो पाकिस्तान की सबसे अहम तैनाती है। इमरान खान साहब ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया है। इमरान खान साहब का कहना है कि जी एक अहम तरीन तैनाती है पाकिस्तान की और वो एक ऐसा शख्स कर रहा है जो इश्तिहारी है और मुजरिम है। तो ये उनका एतराज़ तो बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है एतराज़, और ये एतराज़ लगभग पाकिस्तान की कौम का भी है। अरशद शरीफ शहीद भाई के केस के अंदर एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि कीनिया की पुलिस ने 4 शूटर्स में से एक को ज़ख्मी करार दिया था
اور جس کو زخمی قرار دیا تھا اس کو پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ ان کے کیس کو سب سے زیادہ مضبوط وہ زخمی شوٹر کر سکتا تھا جس کے اوپر گولی چلی تھی, اور ان کے بقول وہ گولی اس گاڑی میں سے چلی تھی جس گاڑی میں ارشد شریف بھائی اور خرم نامی شخص ٹریول کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس شوٹر کو پاکستانی جو تحقیقات کرنے والے لوگ گئے یا ٹیم گئی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیم اس سے ڈگ آؤٹ کرتی, اس سے سوالات کرتی, اس سے پوچھتی اور اس نتیجے پر پہنچتی کہ اس شخص کو گولی گاڑی میں سے نہیں ماری گئی, اور گاڑی کے اندر سے گولی چلی بھی نہیں. اب بہت سارے مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں. کینیا کی پولیس نے جنرل سروس یونٹ GSU اس کو کہتے ہیں, اس کے 4 میں سے ایک آفیسر کو پاکستانی تحقیقات کاروں کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا جو پاکستانی صحافی ارشد شریف پر گولیاں چلانے والوں میں شامل تھے. اور یہ انکشاف اب ہو چکا ہے اور پاکستان نے اس کو بہت نیگیٹو لیا ہے. وہ اس لیے کہ اہم ترین شواہد پاکستانی ٹیم کے ساتھ شیئر نہ کرنا مزید سوالات کو جنم دے رہے ہیں. دوسری جانب عدالت کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بہت بڑی مشاورت چل رہی ہے. ججز سے مشاورت کر لی گئی ہے, کچھ ججز سے مشاورت باقی ہے, جس میں جناب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں ان سے مشاورت ہونی ہے, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں ان سے مشاورت ہونی ہے, جو نئے ججز ہیں ان سے بھی مشاورت ہونی ہے. اور اس مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہو یا ارشد شریف صاحب کا جو قتل کا کیس ہے اس میں جوڈیشل کمیشن جو بنانے کا کہا جا رہا ہے, جو وزیر اعظم پاکستان نے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اس میں کیا کرنا ہے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جوڈیشل کمیشن جو ہیں وہ تشکیل نہ دیے جائیں یا اس کے امکانات کم ہیں, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنائے جاتے ہیں تو وہی ان مسائل کا اصل حل دے پائیں گے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے دوسری جانب ارشد شریف بھائی کے کیس کے اندر, اعظم سواتی کیس کے اندر اور سائفر کے معاملے کے اندر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ارشد شریف شہید بھائی کا کیس اگر پاکستان تحریک انصاف نہ بھی لے کر جاتی تو ہم کمپلیننٹ بنتے فیملی کے ساتھ مل کر, اور ہم اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضرور لے کر جاتے. لیکن اچھی بات ہے یہ کیس وہاں پہ جا رہا ہے, ہم سب اپنی درخواستیں دے کر وہاں پہ پارٹی بنیں گے, اور میں باقاعدہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک درخواست لکھنے والا ہوں, صدر پاکستان کو بھی بھجوا رہا ہوں, اور باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں یہ پہنچ جائیں گی. شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور اس وجہ سے وہ پھر برطانیہ میں رک گئے ہیں اور ان کو تاخیر ہوگی واپس آنے میں. لیکن کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے رکنے کی وجہ ان کی طبیعت کی خرابی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے واپس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو جرمانہ ہوا ہے برطانوی عدالت سے وہ اس شرمندگی کے ساتھ واپس نہیں آنا چاہتے. وہ اس کو چیلنج کر کے واپس آئیں گے یا پھر جرمانہ ان کو ادا کرنا پڑے گا, واپس آئیں گے. لیکن میری نظر میں اگر پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ جرمانہ ادا کیا تو وہ پوری دنیا میں پاکستان کی ناک کٹوائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. دوسری جانب ایک اور بڑی عجیب خبر ہے اور بہت بری خبر ہے, اچھی خبر نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے وہ لگاتار پاکستان سے ہٹتا چلا جا رہا ہے. اعتماد ہٹنے کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بھیجنا کم کر دیا ہے اور لگاتار مزید کم کرتے چلے جا رہے ہیں. لگ بھگ 927 ملین امریکی ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ کمی لگاتار واقع ہوتی چلی جا رہی ہے. میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ سے آنے والے جو ترسیلات زر ہیں یا پاکستانی جو پیسہ امریکہ سے بھیجتے ہیں, امریکہ سے جو پاکستان میں پیسہ آتا ہے وہ بہت تھوڑا سا بڑا ہے. اس کی وجہ عمران خان صاحب کی وہ پالیسیز ہیں جن میں انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو اور ڈیجیٹلائزیشن کی تھی اور آئی ٹی کی شعبے کے اندر بہت کام کیا تھا. تو یہ آئی ٹی کا وہ پیسہ ہے جو پاکستان میں آتا ہے تو یہ بھی فارن ریمیٹنس کے زمرے میں آ جاتا ہے, لہٰذا یہاں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. یو کے سے جو پیسہ آتا ہے وہ کم ہو گیا ہے, جو پیسہ کینیڈا سے آتا ہے وہ کم ہو گیا ہے, سعودی عرب سے کم ہو گیا, UAE سے کم ہو گیا, اس کے علاوہ جو GCC ملک ہیں وہاں سے کم ہو گیا, یورپی یونین وہاں سے پیسہ جو آتا ہے وہ بھی کم ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو باقی ملک ہیں وہاں سے بھی پیسہ کم ہو گیا جو پاکستان میں آ رہا ہے. تو اوورآل پاکستان کو 8.6% کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا. یعنی یو کے میں 8.3% کم ہو گیا, کینیڈا میں 10.8% کم ہو گیا, سعودی عرب میں 11.7% کم ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کا UAE میں 9.2%, اور GCC ممالک میں 6.2%, جبکہ آسٹریلیا میں 19.6% ریمیٹنسز کم ہوئے ہیں جو پاکستان میں وہ پیسہ بھیجتے ہیں. یورپی یونین سے 11.4%,
اور باقی ممالک سے 11.6%. تو یہ بھی امپورٹڈ حکومت کے کارناموں میں لکھا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.